भारत। ये देश कई नामों से जाना जाता है। इस देश को भारत का नाम मिलने के पीछे कई कहानियां हैं, मगर इन कहानियों में से सबसे प्रमुख कहानी है शकुंतला और राजा दुष्यंत की। इन दोनों के पुत्र भरत के नाम पर ही ये देश आज भारत कहलाता है। हिंदुस्तान के बाहर की दुनिया के लिए सिंधु नदी इस जमीन का एक अहम हिस्सा है, जो इसका प्रतिनिधित्व करती है। तिब्बत के पठार से शुरू हुई ये नदी कई इलाकों से गुजरती हुई अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी के नाम से कई नाम हमारी सभ्यता और देश को मिले हैं। इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान, इन सभी नामों की उत्पत्ति सिंधु नाम से जुड़ी हुई है। ग्रीस के निवासी हमारे देश को इंडिया कहते थे। चीन के लोग शेंतु और अरब के लोग इसे हिंदुस्तान कहकर पुकारते थे। अगर हम अंतरिक्ष से भारत के नक्शे को देखें तो कुदरत ने प्राकृतिक तौर पर इसकी सीमाओं को निर्धारित कर रखा है, मगर इस जमीन के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरण के बीच काफी अंतर है। रहन सहन और भाषा के बीच में भी जमीन आसमान का फर्क है। कदम कदम पर रीति रिवाज बदल जाते हैं। लोगों के नाक नक्शे भी यहाँ बदले मिलेंगे। ये विविधता ही भारत का खजाना है। उत्तर पश्चिम में विशाल हिमालय खड़ा है। अगर कुछ एक इलाकों को छोड़ दें तो कृषि के लिहाज से ये जमीन उतनी बेहतर नहीं है, मगर समय समय पर इन्हीं पहाड़ों के बीच से कई महत्वपूर्ण रास्ते बने हैं जो भारत को बाहर के देशों और पड़ोसी देशों से जोड़ते हैं। इसलिए भारत के इतिहास में इन पहाड़ों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा भी ये पहाड़ पूरे देश के मौसम और कई अमूल्य संपदाओं को बचाकर रखने के लिए जाना जाता है। राजस्थान की मरुभूमि जो देखने में निर्जन लगती है, उसके ऊपर भी भारतीय जीवन बसता है। उत्तर भारत का जलौढ़ मैदान को इस पूरे महाद्वीप की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इकाई कहा जाता है। यहाँ की भूमि कई नदियों ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना से घिरे होने के कारण किसानों के लिए बहुत उपयुक्त है। वहीं डेक्कन पठार का निर्माण बहुत पुराने ज्वालामुखी से निकले लावा के द्वारा हुआ है। भारत की विविधता का एक मुख्य कारण यहाँ की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक स्थिति लोगों के रहन सहन और जीवन को बहुत प्रभावित करती है। मगर इतनी विविधता के बाद भी इस देश में लोगों की संस्कृति का आदान प्रदान और लड़ाई झगड़ों के साथ भाईचारा भी कायम रहता है। बाहर के इतिहासकारों ने इस देश के इतिहास को कई बार सुविधा हेतु कुछ कालों में बांटा है, मगर उनके द्वारा बांटा गया ये काल कभी भी सटीकता से इसके इतिहास में फिट नहीं बैठा। उदाहरण के तौर पर कुछ इतिहासकारों ने इसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा, जो कई तरीके से त्रुटिपूर्ण है। इसी कारण भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सबसे पहले भाषा का विकास हुआ। यह भाषा का अर्थ केवल मौखिक नहीं है, बल्कि संवाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी प्रतीक चिन्ह को भाषा कहा गया है। इसके बाद लिपि का विकास होना शुरू हुआ। कुछ पुरानी सभ्यताएं जैसे कि मेसोपोटामिया में यूनिफॉर्म लिपि का विकास 3400 BCE के दौरान हुआ। उसी तरह मिस्र में हायरोग्लिफिक्स लिपि का आविष्कार 3100 BCE के दौरान हुआ। भारत की प्राचीनतम लिपि हड़प्पा सभ्यता के दौरान पाई गई। अनुमान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के दौरान पाई गई लिपि 2600 BCE के दौरान की है। आश्चर्य की बात यह है कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। भारत में पढ़ी जाने वाली पहली लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। इसके बाद जैसे जैसे लिखने का विकास हुआ, इससे इंसानी सभ्यता को एक नया मोड़ मिला। अलग अलग वर्ग के लोग लेखन का इस्तेमाल अलग अलग मतलब के लिए करते थे। सत्ता में बैठे राजाओं ने लेखन का प्रयोग अपनी सत्ता के विस्तार में किया। पुरोहितों और पंडितों ने धार्मिक ग्रंथों और पुराणों को सहेजने के लिए लेखन की कला का इस्तेमाल किया, जिससे व्यापारियों में इसका आदान प्रदान हो। इतिहासकारों के लिए भी लेखन की शुरुआत अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी के अंदर से चाहे पत्थर, मूर्तियां या कोई भी प्रमाण मिले, मगर लिखित प्रमाण इन सबसे कहीं ज्यादा महत्व रखता है। इतिहास का लेखन भी समय के साथ बदलता रहा। अलग अलग दृष्टिकोण ने इतिहास में जगह ले ली। भारत के इतिहास में लेखन की गतिविधियां तब तेज हुई जब 19वीं शताब्दी में देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ। उस वक्त के अधिकतर इतिहासकार ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे। इन इतिहासकारों ने भारत के इतिहास में अपने दृष्टिकोण से कई सारी घटनाओं को तो काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और कई घटनाओं का कोई जिक्र तक नहीं किया। इनका प्रमुख उद्देश्य था
भारत के ऊपर बाहरी आक्रमण को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ की जनता में प्रस्तुत करना। भारत की संस्कृति तथा सभ्यता को पश्चिमी लोगों ने अपनी दृष्टि से आंका। इसलिए 19वीं शताब्दी में जन्मे क्रांतिकारियों ने सबसे पहले देश की संस्कृति को सबके सामने उसके असल रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। हमारा असल इतिहास इन्हीं क्रांतिकारियों की उपज है। इतिहास केवल एक कथा से नहीं बल्कि कई सारी कथाओं से मिलकर बना है। हमारे वर्तमान की जीवन शैली में कई चीजें अतीत से निकलकर आई है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु है। इतिहास की कथाएं रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। चलिए जानते हैं भारत के इस प्राचीन इतिहास को। भारत के पहले इतिहासकार के रूप में कल्हाना जाने जाते हैं। अपने पहले ग्रंथ रजत रंगनी में उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति इतिहास लिखता है उसे एक न्यायाधीश की तरह ही किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। अपने इस पहले ग्रंथ में उन्होंने कश्मीर की सुंदरता से लेकर राजाओं की राजनीति तथा